हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थोड़ा देखेंगे स्प्रिंग के बारे में। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने स्ट्रिंग के बारे में देख लिया था। ठीक है ना, ये है स्प्रिंग। ओके, देखिए स्प्रिंग में क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा डायग्राम में। तो स्प्रिंग में इस टाइप से मेटल वायर को यूज में लेके ये शेप बनाया जाता है। ठीक है, इस शेप में यहाँ पर जो इसका मटेरियल हम यूज में लेते हैं, उस मटेरियल का यंग मॉडुलस है सपोज y। ठीक है, यहां पर ये जो स्प्रिंग का थिकनेस है, जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो है सपोज कैपिटल L, और ये जो इसका लेंथ है, नेचुरल लेंथ, वो है सपोज L। तो इन तीनों के बेसिस पर हम यहां पर डिफाइन करते हैं स्प्रिंग की एक प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट YA/L। ये जो स्टेप है K कहलाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेगा? एक तो स्प्रिंग के मटेरियल पे डिपेंड करेगा, मींस यंग मॉडल्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, एरिया पे डिपेंड करेगा। अगर मोटा स्प्रिंग है तो क्या होगा? अगर मोटा स्प्रिंग है तो के ज्यादा होगा। लेंथ अगर हम हाफ कर देंगे या लेंथ को डिक्रीज करेंगे तो के का वैल्यू कम हो जाएगा। ठीक है, तो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा। क्लियर है इतना? अब वाई के ऊपर अगर आए तो दो टाइप का हम मटेरियल लेते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट। अगर हार्ड स्प्रिंग है तो उसका वाई ज्यादा होगा। फॉर हार्ड स्प्रिंग K इज हाई। ठीक है, नेक्स्ट के साथ में फॉर सॉफ्ट स्प्रिंग K इज लो। तो हार्ड स्प्रिंग के लिए K का वैल्यू ज्यादा लेना है हमें, और सॉफ्ट स्प्रिंग के लिए K का वैल्यू कम लेना है। क्लियर है इतना? तो ये हमारा यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में थोड़ा हो गया। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर ये जो स्प्रिंग हमने लिया है, इस स्प्रिंग को अगर हम स्ट्रेच करें तो क्या होगा? ठीक है, जैसे ये स्प्रिंग लिया हमने, इस स्प्रिंग को इधर से हमने एक्सटेंड किया। हालांकि मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो यहां से हम फोर्स लगाएंगे, एक डायरेक्शन में लगाएं, ये इसको बाइंड अप करके ऐसे लगाएं, एक ही बात है। या तो इस टाइप से पुल करें या इधर से फिक्स करके इधर से पुल करें, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, तो जब हम इसको पुल करेंगे या एक्सटेंड करने का कोशिश करेंगे तो क्या होगा? यहां पर इलास्टिसिटी के कारण एक फोर्स जनरेट हो जाएगा। ठीक है, सपोज हमने इसको अपनी मीन पोजीशन से, जो इसका इक्विलिब्रियम था, उससे x एक्सटेंड किया, x टोटल x एक्सटेंड किया, तो उस कंडीशन में यहां पर एक फोर्स लगेगा अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और ये जो फोर्स होता है, ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है, और इस फोर्स का डायरेक्शन होता है अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। अगर हम स्प्रिंग को डिस्प्लेस इधर करेंगे तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, इसी फोर्स को हम यहाँ पर टेंशन T सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, इतना सब अगर हमें नहीं भी पता हो तो हम इतना बोल सकते हैं कि जब हम इसको पुल करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो यहाँ पर एक टेंशन क्रिएट हो जाएगा T। क्या होता है वो टेंशन? KX होता है। तो X पे डिपेंड करेगा। स्ट्रिंग को जितना ज्यादा हम पुल करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, उतना ही ज्यादा अमाउंट का फोर्स यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम फोर्स के बारे में देखें तो यहाँ पर फोर्स X पे डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है ना। अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना हो कि अगर छोड़ेंगे तो एक्सेलरेशन कितना होगा, तो ma एक ब्लॉक को कनेक्ट कर देंगे जिसका मास m है, उसके हेल्प से निकाल लेंगे। ma इक्वल टू माइनस kx, यहां से निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन देख के हमें पता लग रहा है कि एक्सेलरेशन ये जो है ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है, बिकॉज इट डिपेंड ऑन द डिस्प्लेसमेंट, कांस्टेंट नहीं है। मतलब यहाँ पर हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सब इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, एक्सेलरेशन इज वेरिएबल। ठीक है, और फोर्स भी वेरिएबल है। कम एक्सटेंड अगर कम करेंगे तो फोर्स कम लगेगा, ज्यादा एक्सटेंड करेंगे तो ज्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, सेम यहां पर देखेंगे, हमने x एक्सटेंड किया तो एक फोर्स प्रोड्यूस हुआ स्प्रिंग में, F इक्वल टू KX इसका वैल्यू है। और अगर डायरेक्शन देखें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अपोजिट, डिस्प्लेसमेंट बाहर था तो फोर्स अंदर लगेगा। ठीक है, या इसको डायरेक्ट हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट भी करते हैं, T भी लिख देते हैं, इसी फोर्स को हम डायरेक्ट T लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए जब मैंने इसको बाहर पुल किया, इधर एक्सटेंड किया, तो डायरेक्शन क्या है? अवे फ्रॉम अटैचमेंट होता है। स्ट्रिंग में भी यही था, अटैचमेंट पॉइंट एक ये है और एक ये है, तो अवे फ्रॉम अटैचमेंट। ऐसे इधर अगर T है तो इधर भी T होगा टेंशन। ठीक है, स्प्रिंग अगर लाइट है, हल्का स्प्रिंग है, तो बोथ साइड टेंशन सेम होगा, ईच पॉइंट पे टेंशन सेम होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लाइट स्प्रिंग का ही स्टडी करते हैं। ओके, तो ये हो गया टेंशन इन द स्प्रिंग व्हेन एक्सटेंड। नेक्स्ट रहता है कंप्रेस। कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा? देखिए सपोज यहां पर एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग का है नेचुरल लेंथ। ठीक है ना, हमने इसको क्या किया? कंप्रेस किया, इसको यहां तक ले आया हम ऐसे।
इसको कंप्रेस किया हमने, टोटल दोनों साइड से मिला के टोटल कंप्रेस किया x। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब कंप्रेस करेंगे तो स्प्रिंग में अगेन मीन पोजीशन, मतलब जहां से उसको हमने लेके आए हैं नेचुरल पोजीशन से लाए, उसी नेचुरल पोजीशन पे जाने के लिए ट्राई करेगा ड्यू टू इलास्टिक नेचर। इसको इलास्टिक नेचर बोलते हैं, अपनी प्रीवियस पोजीशन में जाने के लिए ट्राई करना कहलाता है इलास्टिक नेचर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो अब जो फोर्स जनरेट होगा ये भी डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। देखिए डिस्प्लेसमेंट हमने किया इनवर्ड तो फोर्स लगा आउटवर्ड। तो अगेन फॉर्मूला फोर्स का क्या होगा, अगेन इस फोर्स का फॉर्मूला होगा F इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। और K के बारे में आपको पता लग गया है कि K Y एरिया और L पे डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए इतना इंफॉर्मेशन समझ आ गया होगा, आई थिंक क्लियर है इतना। देखिए अब नेक्स्ट हम यहां पर देखते हैं कि अगर सपोज हम हाफ कर रहे लेंथ को तो क्या होगा। ये हमने एक स्प्रिंग लिया, इसका नेचुरल लेंथ है L और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है सपोज K, ओके। इसको मैंने हाफ हाफ दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ये है और एक ये है। क्या इफेक्ट होगा यहाँ पर, जब लेंथ को हाफ कर देंगे तो K कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, बिकॉज K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो ये रिलेशन हमें याद रखना है, दैट K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं किया हमने और जो स्प्रिंग का एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया वो भी सेम। क्रॉस सेक्शन कौन सा देखिए, ये वाला एरिया नहीं, ये जो स्प्रिंग का थिकनेस है ना, कितना मोटा स्प्रिंग है या पतला स्प्रिंग है, वो ये जो एरिया है ये भी हमने चेंज नहीं किया है। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं K प्रोपोर्शनल टू 1/L। तो अगर हम लेंथ को हाफ कर दें, मैंने लेंथ को हाफ हाफ किया, स्प्रिंग को दो इक्वल पार्ट में कट कर दिया, तो स्प्रिंग कांस्टेंट K का वैल्यू कितना होगा, ट्वाइस के हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहां से हम इसके फॉर्मेट में लिख सकते हैं, क्लियर है इतना। लेकिन अगर हम इसमें सपोज डिफरेंट टाइप के रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, सपोज मैंने किया 2:3 में डिवाइड कर दिया है ना, ये मैंने डिवाइड कर दिया सपोज n1:n1 में, तब हम किस टाइप से कैलकुलेट करेंगे वो थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर कुछ रेशियो ले लेते हैं। सपोज हमने ये कि स्प्रिंग था हमारे पास, इस स्प्रिंग को हमने डिवाइड किया दो पार्ट्स में, इसका रेशियो है सपोज इसका लेंथ है L1 और इस पार्ट का लेंथ है L2। टोटल लेंथ कितना है, L1 प्लस L2 है L, ठीक है। अब अगर हम इसका बात करें तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, K का रिलेशन, इसके लिए जो K होगा उसको मैं K1 बोल देता हूँ और इसके लिए जो स्प्रिंग कांस्टेंट इसको मैं K2 बोल देता हूँ। एक स्प्रिंग था, इसको कट किया, जो कट किया उसमें अलग अलग लेंथ है L1 L2, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1 और इसका है K2, ठीक है। अगर हम K1 का बात करें तो K1 क्या आएगा, K1 इक्वल टू YA/L1, क्योंकि मटेरियल तो सेम है ना, तो Y और A सेम रहेगा। ये यहाँ पर वैल्यू हमने K1 और L1 का लिखा, इसी टाइप से K2 और L2 का भी लिख सकते हैं। चलिए मैं K और L के ऊपर आ जाता हूँ, है ना, ओनली इसको देखते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें ध्यान से तो टोटल लेंथ यहाँ पर कितना है, L1 प्लस L2 और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट था K, ओरिजिनल कितना था, K था। तो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं, प्रीवियस इस पार्ट से लिख सकते हैं K इक्वल टू YA/L1 प्लस L2, करेक्ट है इतना। टोटल लेंथ L1 प्लस L2 था ना पहले, फिर कट किया हमने अलग अलग पीसेज में, तो यहाँ पर ये हो गया ओरिजिनल इनिशियल का स्प्रिंग कांस्टेंट। इसी के फॉर्मेट में हमें आंसर बताना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, Y और A को हटा देते हैं, यहाँ से हम Y और A को हटा के K L1 प्लस L2 लिख देते हैं, है ना। तो हमने लिख दिया K L1 प्लस L2 डिवाइड बाय L1। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला आ गया। इसी को हम रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, K1 इक्वल टू हो जाएगा K1 प्लस L2/L1। तो अगर ये फॉर्मूला में याद है तो हम लेंथ का रेशियो पुट करके K बता सकते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट K1 कितना होगा, है ना। और इसी टाइप से K2 निकाल सकते हैं। K2 में क्या आएगा, इधर L2 आएगा, इधर L2 होगा तो इधर भी L2 होगा, तो L2 से डिवाइड करेंगे तो L1/L2 प्लस 1 बन जाएगा, मतलब यहाँ L1 की जगह L2 आ जाएगा। तो K2 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में होगा L2। तो कैसे याद करें इस फॉर्मूले को, देखिए सीक्वेंस तो दोनों में सेम है, K इंटू 1 प्लस, अब यहां पर बस ये वाला चीज में कंफ्यूजन होता है, तो इसके लिए याद रखना K प्रोपोर्शनल टू L है, मतलब यहाँ पर 1 लोगे तो इधर भी 1 आएगा, अगर हम K1 लेंगे तो L1 नीचे आएगा, है ना। तो हमने K1 लिया तो L1 डिनोमिनेटर में आया, K2 लेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, L2 आएगा। इस टाइप से मेमोराइज कर सकते हैं, मेमोराइज करने का मेथड है और कुछ नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया। जैसे मान लो रेशियो दिया कि यहाँ पर तो हमने एक स्प्रिंग को दो पार्ट में कट किया 2:3 में, तो बताओ स्प्रिंग कांस्टेंट क्या क्या होगा, तो K इंटू 1 प्लस 2:3, मतलब ये L1 है और ये L2 है, तो फर्स्ट आया L2/3/2,
नेक्स्ट के इंटू 1 प्लस 2/3। सॉल्व करेंगे इधर 2 एलसीएम लोगे तो इधर आ जाएगा 5k/2 और इधर अगर हम एलसीएम लेंगे तो अगेन 5 आएगा लेकिन k/3 आ जाएगा। तो ये आ गया क्वेश्चन आंसर कि अगर 2�3 में हम इसको कट करेंगे तो इस दोनों पीसेस का स्प्रिंग कांस्टेंट यही होगा 5k/2 5k/3। हो गया ना जल्दी सॉल्व। तो इसलिए हमें ये k का फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो इतना पहले नोट डाउन कर लो। हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है यहां पर कि अगर स्प्रिंग्स को हम सीरीज में कनेक्ट कर दें। ठीक है, ये एक स्प्रिंग था, इसी टाइप का और स्प्रिंग ले लिया हमने। सपोज ये एक स्प्रिंग, सेकेंड स्प्रिंग, थर्ड स्प्रिंग। तो स्प्रिंग्स हैं इसलिए स्प्रिंग कांस्टेंट है k1 k2 एंड k3। तो अगर इनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो टेंशन सेम होता है। इन सीरीज T सेम, तीनों स्प्रिंग में जो टेंशन है वो सेम क्रिएट होगा। अगर मैं यहाँ पर फोर्स लगाऊंगा 2 न्यूटन तो इधर भी 2 2 2, यहाँ पर ईच पॉइंट पे 2 न्यूटन फोर्स जनरेट हो जाएगा। ठीक है, टेंशन कितना जनरेट हो जाएगा 2 न्यूटन, मतलब जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही न्यूटन टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें सीरीज का प्रॉपर्टी याद रखना है। सीरीज में अगर हम स्प्रिंग को कनेक्ट करेंगे तो टेंशन सेम होगा। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक है, देखिए अब अगर हम इस टाइप से किसी स्प्रिंग को वर्टिकल, ये तो हॉरिजॉन्टल देखा है अभी हमने, है ना। अगर वर्टिकल इस टाइप से हैंग करें तो क्या होगा। सपोज ये एक स्प्रिंग लिया हमने, इस स्प्रिंग को हमने वर्टिकली हैंग कर दिया। ठीक है, अभी कोई ब्लॉक वगैरह मैंने कनेक्ट नहीं किया है तो इस ब्लॉक का जो इफेक्ट है उसको मैं हटा देता हूँ। देखिए हटा दिया, लूज हो गया ना ये स्ट्रिंग। तो यहाँ पर ये नेचुरल लेंथ कहलाएगा। यहाँ पर ये क्या है, इसका नेचुरल लेंथ। और हम इमेजिन क्या कर रहे हैं कि जो स्प्रिंग है उसमें मास नहीं है, स्प्रिंग मासलेस है। ठीक है, तो ये जो लेंथ है ये क्या आ गया, ये आ गया इसका नेचुरल लेंथ L0। क्लियर है इतना? अब हमने क्या किया, यहाँ पर ये तो नेचुरल लेंथ था। ठीक है, L0 आ गया। अब मैंने यहाँ पर एक मास M यहाँ पर कनेक्ट किया और M मास मैंने कनेक्ट करके इसको छोड़ा। तो जब छोड़ेंगे तो क्या होगा, स्टार्टिंग में ऐसे वाइब्रेशन होंगे। ठीक है, और वाइब्रेशन लास्ट में रुक जाएंगे। रुकने का मतलब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, जब यहाँ पर लास्ट में वाइब्रेशन रुकेंगे तो उस कंडीशन में अगर हम देखें, सपोज यहाँ पर वाइब्रेशन रुक गए, जैसे एम मास अटैच किया और लीव किया, पहले वाइब्रेशन हुए, देखिए इस पॉइंट पे रुका, ये यहाँ पर है ना इक्विलिब्रियम। लेकिन जब मैंने इसको कंप्रेस करके छोड़ा था तो देखिए इस पॉइंट से नीचे और ऊपर गया है ना। तो वाइब्रेशन जब होता है तो ये जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, उससे डाउनवर्ड और अपवर्ड वाइब्रेशन होता है ना। तो इक्विलिब्रियम कितना होता है, देखिए नेचुरल लेंथ तो ये था, है ना, और लीव करने पर फाइनली यहां पर पहुंच गया, है ना। या अगर हम स्प्रिंग का बात अगर मैं करूं, मान लो इसको हटा दें, स्प्रिंग का बात करें तो इनिशियल में स्प्रिंग यहां पर था, है ना, ये पोजीशन है। और आफ्टर वाइब्रेशन जब स्प्रिंग रुकेगा, फाइनली जब रेस्ट में आएगा तो इस पोजीशन पे पहुंचा। तो यहां पर इस पोजीशन से जो शिफ्टिंग हुआ, ये शिफ्टिंग होने से क्या होगा, स्प्रिंग में फोर्स जनरेट होगा F = -kx। ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग यहां पर एक्सटेंड हुआ है ना, तो एक्सटेंड होने से फोर्स जनरेट होगा। तो अगर मैं यहां पर ब्लॉक की बात करें, इस ब्लॉक का अगर मैं बात करूं, इस ब्लॉक का, तो यहां पर ब्लॉक का वेट तो हो गया है mg। ठीक है, और क्योंकि स्प्रिंग एक्सटेंड कितना हुआ, x एक्सटेंड हुआ है, तो फोर्स यहां पर कितना लगेगा, kx। और क्योंकि अभी रुक चुका है सिस्टम, इक्विलिब्रियम में आ चुका है, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि अपवर्ड फोर्स = डाउनवर्ड फोर्स। तो हम लिख सकते हैं kx = mg। इस समय एक्सटेंशन पता लग जाएगा, कितना एक्सटेंशन हुआ, mg/k। तो जो एक्सटेंशन है वो होता है mg/k। क्या ये मैक्सिमम एक्सटेंशन है, नहीं, ये है इक्विलिब्रियम एक्सटेंशन। मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट कितना शिफ्ट हुआ उसको ये शो कर रहा है। ठीक है, इक्विलिब्रियम मतलब जहां पर नेट फोर्स 0 होता है उस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो पहले यहां पर नेट फोर्स 0 था, अब यहां पर रेस्ट में आया, तो इसका मतलब अब यहां पर नेट फोर्स 0 है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कितना शिफ्ट हुआ, x शिफ्ट हो गया, mg/k शिफ्ट हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें, स्प्रिंग को देखो ध्यान से, जब मैंने इसको लीव किया तो देखो वाइब्रेशन इसी पॉइंट से नीचे और ऊपर है ना, इसका मतलब मैक्सिमम एक्सटेंशन ज्यादा होगा, इतना नहीं होगा, है ना, मैक्सिमम एक्सटेंशन और ज्यादा होगा। तो इसमें जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं वर्क पावर एनर्जी, तो वहां पर इसका कैलकुलेशन होता है। डायरेक्ट अभी फिलहाल याद रख लेना, इसका जस्ट डबल होगा। मतलब ये अगर x है तो x नीचे होगा,
ठीक है। टोटल कितना, मैक्सिमम कितना नीचे जाता है सिस्टम, 2x नीचे जाता है, उसके बाद वाइब्रेशन होते हैं और लास्ट में x पे जाके रुक जाता है, ठीक है। ये फाइनल पोजीशन है और ये जस्ट लीव करने के बाद का पोजीशन है। जस्ट लीव करने के बाद एक बार यहाँ आएगा, वाइब्रेशन स्लो होंगे, लास्ट में इक्विलिब्रियम पॉइंट पर यहाँ पर अगर रुक जाएगा। तो अगर क्वेश्चन बोलता है कि बताओ इक्विलिब्रियम डिस्प्लेसमेंट mg/k, बताओ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो मैक्सिमम तो और नीचे आएगा ही, है ना। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, ट्वाइस mg/k। अभी फिलहाल के लिए बस याद रख लो इसको, डेरिवेशन नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा ट्वाइस mg/k, ये हो गया इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हमें अभी फिलहाल के लिए याद करने हैं, है ना। इसमें साथ में अगर मैं मास को और ऐड कर दूं, सपोज एक मास और मैंने पुट किया, है ना, यहां पर मैंने एक मास को और अटैच कर दिएगा इस टाइप से, तो क्या होगा, अब इसके जो एक्सटेंशन है वो और इंक्रीज होना भी। तो अगर यहाँ पर मास को अटैच करेंगे तो x और इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो मास और x का ये रिलेशन है, m इंक्रीज करोगे तो x भी इंक्रीज होगा, मास को डबल कर दो x भी डबल हो जाएगा। क्लियर है इतना। तो ये रिलेशन हमें स्प्रिंग में याद रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि यहाँ पर स्प्रिंग में रीडिंग कैसे निकालते हैं। इसी स्प्रिंग में ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस क्या करता है, स्प्रिंग बैलेंस स्प्रिंग में जो टेंशन है उसको मेजर करता है, मतलब वैल्यू को शो करता है कि वैल्यू कितना होगा, ठीक है ना। इस टाइप का होता है स्प्रिंग बैलेंस, ऐसा। इस पॉइंट पे हम किसी भी मास को ऐसे हैंग कर देते हैं, इस टाइप से लगाकर मास को हैंग करते हैं। तो ये जो स्प्रिंग बैलेंस है इसमें अंदर रीडिंग शो हो जाता है कि जो मास है 2 kg है, 3 kg है, 4 kg है। कैसे पता लगेगा, टेंशन से हम बता सकते हैं रीडिंग। जैसे मान लो कि स्प्रिंग में जो टेंशन है, अब यहाँ पर मेजरमेंट कैसे होगा, अगर उसका बात करो तो यहाँ पर मेजरमेंट टेंशन से होगा, ठीक है। तो क्योंकि जैसे ही मास को पुट करेंगे तो वेट लगेगा नीचे, वेट लगने से यहाँ पर एक टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा टेंशन, mg, 2 फॉर्मूले थे, एक तो kx था और एक mg था, दोनों से बता सकते हैं ना टेंशन। तो टेंशन कितना प्रोड्यूस होगा यहाँ पर, अगर मास गिवन है तो mg से निकाल लो, है ना। इतना होगा, जितना भी होगा है टेंशन, जितना भी होगा, जो भी टेंशन का वैल्यू होगा वही यहां पर हम बोलेंगे स्प्रिंग मेजर करेगा। तो स्प्रिंग क्या मेजर करता है, लिख लो पॉइंट, स्प्रिंग बैलेंस, ये लिख लो, देखो स्प्रिंग बैलेंस मेजर द टेंशन इन द स्प्रिंग, ठीक है। जितना भी टेंशन होगा उसको मेजर करेगा, सिंपल, ठीक है। क्लियर है। अब आंसर कैसा लिखेंगे हम, केजी में लिखेंगे न्यूटन पे, वो तो डिपेंड करेगा ऑप्शन। अगर मान लो कि न्यूटन में दिया है तो टेंशन लग दो, अगर मान लो सपोज केजी में दिया है आंसर तो जी से डिवाइड कर दो तो मास आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमने पहले भी देखा था ना, वेइंग मशीन में भी देखा था, सेम प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई होगा, ठीक है। तो इस टाइप से स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू हम रीडिंग भी बता सकते हैं, है ना। चलिए अभी इसको थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलते हैं। दो स्प्रिंग बैलेंस लिए हमने, एक है S1 एक है S2 और यहां पर हमने लगा दिया 4 kg। सीरीज में कनेक्ट किया, सीरीज का प्रॉपर्टी अभी क्या बताया था कि अगर सीरीज में स्प्रिंग कनेक्ट होती है टेंशन सेम होती है। कितनी होगी टेंशन, 4 kg, तो T कितना होगा 4 इंटू जी, तो आंसर आ गया 40 न्यूटन। अब क्या दोनों का रीडिंग सेम होगा, सेम होगा, बिकॉज टेंशन ईच पॉइंट पे सेम होती है अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो, ठीक है ना। तो दोनों का ही रीडिंग सेम आएगा, 4 kg या 40 न्यूटन, ठीक है। चलिए इसके बाद फिर नेक्स्ट इसमें हम लेके चलते हैं इस टाइप से डायग्राम। ठीक है, वही स्प्रिंग बैलेंस है, इसका रीडिंग बताना है हमें। तो यहां पर हमने इसको लीव किया रेस्ट से, यहां पर डाउनवर्ड मोशन हुआ तो T इक्वल टू आ गया 2G, 20 न्यूटन। 20 न्यूटन टेंशन जनरेट हुआ, और क्योंकि यहां पर ये सीधा सीरीज में कनेक्ट है सब कुछ, तो यहां पर जो टेंशन है वो भी सेम होगी। तो टेंशन अगर सेम है तो इसका मतलब रीडिंग कितना है 20 न्यूटन, ठीक है। और अगर मास में के बारे में, मास के फॉर्मेट में बताया तो 2 kg आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है दोनों। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं। ये एक टेबल है,
इस टेबल पर यहाँ पर एक पुली कनेक्ट है, एक पुली इधर है, दोनों पुली के बीच में एक स्प्रिंग बैलेंस ले लिया हमने। हमें बताना है स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग कितना होगा। ये है सपोज 4 kg और ये है सपोज सेम 4 kg, दोनों ही 4 kg है। क्वेश्चन वही है, कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, तो अब देखिए जैसे यहाँ पर 4 kg आएगा तो स्टूडेंट के माइंड में दो अप्रोच हो जाएंगे। ये तो होगा 8 kg 80 न्यूटन, ये आएगा 0 क्योंकि दोनों तरफ सेम वेट लग रहा है। ऐसा नहीं है, हमें वो सब नहीं सोचना कि वेट कितना लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, एक्सेलरेशन, ये सब चीज नहीं सोचना अभी। हमें क्या सोचना है, यहाँ पर टेंशन होगा या नहीं होगा। तो सोचो अगर हम बोथ साइड ब्लॉक को लटकाएंगे, हैंग करेंगे और लीव करेंगे तो ये डाउनवर्ड जाएगा, तो टेंशन होगा या नहीं होगा स्ट्रिंग में, होगा ना, लूज तो नहीं होगी ना स्ट्रिंग। तो अगर टेंशन होगा तो 0 आंसर तो नहीं आएगा, है ना। तो कितना आएगा उसके लिए हम टेंशन निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कंप्लीट एक साथ लाइन में सीधा कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है, तो टेंशन सेम होगी। इक्विलिब्रियम है तो T इक्वल टू 4G, इसका मतलब 40 न्यूटन है यहाँ पर टेंशन। और क्योंकि ये सब सीरीज में कनेक्ट है तो रीडिंग कितना आएगा, रीडिंग भी आ जाएगा 40 न्यूटन। तो यहाँ पर आंसर होगा 40 न्यूटन। इधर से मेजर करो या इधर से, एक ही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें थोड़ा चेंज करते हैं। इस बार मैं इसको यहाँ पर ले लेता हूँ 1 kg, ये 4 kg हो गया, ये 1 kg हो गया। ठीक है, अब बताइए क्या होगा, मोशन होगा या नहीं, एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा, होगा एक्सेलरेशन। ये हैवी है, हैवी डाउनवर्ड जाएगा और लाइट बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा। ठीक है, पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे फिर रीडिंग बताएंगे, है ना। तो एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास ट्रिक है, क्या है ट्रिक, नेट फोर्स अलोंग द मोशन, मोशन के अलोंग कितना फोर्स है 4 इंटू जी, माइनस नेट फोर्स अपोजिट टू द मोशन, मोशन के अपोजिट में कितना फोर्स है 1G, डिवाइड बाय टोटल मास 4 + 1। तो यहां से हम सॉल्व कर करें तो ये आ गया 3G डिवाइड बाय 5, जी का वैल्यू मैं 10 पुट कर देता हूं इधर, तो 30/5 करेंगे तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर इतना। एक्सेलरेशन आ गया, टेंशन निकालना है। टेंशन किससे निकाले हम, अब देखिए क्योंकि अगेन ये वही सीरीज में सब कुछ सीधा कनेक्ट है ना, तो यहाँ पर टेंशन बोथ साइड में सेम होगा, तो किसी से भी निकाल लो। तो अगर हम यहां से निकालना चाहें तो अपवर्ड एक्सेलरेशन तो mg + ma लगा के आ जाएगा, और यहां से अगर निकालने का मन है हमारा तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन देन mg - ma अप्लाई करके आ जाएगा। ठीक है, यहां से स्टार्ट करें, टेंशन कितना हो गया mg 1G + 1a, तो 1G तो 10 हो गया और 1a करेंगे 16 न्यूटन, 16 न्यूटन हो गया। तो अगर बोलते हैं कि बताओ यहाँ पर टेंशन कितना मेजर किया 16 न्यूटन। अगर क्वेश्चन बताएं, क्वेश्चन में आंसर केजी में दिया हो तो बताओ रीडिंग कितना मेजर किया, जी से डिवाइड कर दो 1.6 kg। तो देखो इधर 4 kg इधर 1 kg, रीडिंग क्या आ रहा है 1.6 kg, ना ये और ना ये, क्योंकि एक्सेलरेशन होने पे टेंशन चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन हुआ, टेंशन चेंज हो गया, अब जो रीडिंग आएगा वो आएगा 1.6 kg। चलिए क्लियर हो गया, समझ में आया सबको, है ना। कर ले सुनो डाउन, हो गया डाउन। तो स्प्रिंग बैलेंस का ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, ओके। नेक्स्ट फिर है एक क्वेश्चन की, सपोज एक ब्लॉक लिया हमने 2 kg, सिंबॉलिक सॉल्व करेंगे। चलो एक ब्लॉक लिया M1, सेकंड ब्लॉक है M2, दोनों ब्लॉक को हमने इस टाइप से एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और यहां पर हम एक फोर्स लगा रहे हैं F। जब हमने F फोर्स लगाया तो M2 का जो एक्सेलरेशन हमें मिला वो मिला A2, ये गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन है M1 का एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स लगाने पर अगर M2 का एक्सेलरेशन है A2 तो M1 का एक्सेलरेशन क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए जैसे हम यहाँ पर फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने से क्या होगा, फोर्स जैसे हम अप्लाई करेंगे तो ये स्प्रिंग एक्सटेंड होगा, और जैसे एक्सटेंड होगा टेंशन का डायरेक्शन क्या होता है अवे फ्रॉम अटैचमेंट, तो यहाँ पर टेंशन इस टाइप से प्रोड्यूस हो जाएगी। जब कब होता है अवे फ्रॉम अटैचमेंट, द डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज अवे फ्रॉम द अटैचमेंट इन द स्प्रिंग व्हेनेवर स्प्रिंग एक्सटेंड। ठीक है, ये कंडीशन लिख लेना, व्हेनेवर स्प्रिंग एक्सटेंड। कंप्रेस करेंगे तो अलग हो जाएगा, है ना, अभी कंप्रेशन को बताऊंगा। तो यहाँ पर स्प्रिंग को एक्सटेंड करेंगे देन द डायरेक्शन ऑफ टेंशन विल बी अवे फ्रॉम अटैचमेंट। क्लियर है, ठीक है ना। कर लो सुनो डाउन, यहाँ पे लिख लो, whenever we extend the spring then the direction of tension is away from attachment.
क्लियर? ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम। इसमें ये जो इसका है M2 है, इसका डायग्राम हम बना लेंगे। M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हमने। एक फोर्स है F, बैक साइड फॉर टेंशन है T, एक्सेलरेशन है A2, और यहां पर सेकंड लॉ अप्लाई कर देंगे। नेट फोर्स इक्वल टू एम, नेट फोर्स इक्वल टू एम ए। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ओके, बोथ साइड क्योंकि टेंशन सेम है तो सिंबल ए की लेना है हमें, टी, है ना। नेक्स्ट फिर M1 ब्लॉक है। M1 ब्लॉक पर टेंशन कितना होगा वो यहां से निकाल लेंगे। देखो F गिवन है, M2 गिवन है, A की सब कुछ गिवन ही है इधर, है ना। A2 भी गिवन था, तो यहां से इंफॉर्मेशन से A की अननोन टर्म है T, वो T मिल जाएगा, उस T को हम यहां पुट कर देंगे, ठीक है। और जैसे उस T को पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन इधर से निकल जाएगा, T इक्वल टू M1A। इस इक्वेशन से हम एक्सेलरेशन बता देंगे, ठीक है। T यहां से पुट किया, देन हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा A1। सिंपल है स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट फिर आता है कंप्रेशन। अगर हम कंप्रेस करें तो क्या कैसे सोल्व करेंगे इसको। देखिए यहां पर इसको हमने क्वेश्चन ऐसे ले लेते हैं। अभी हमें क्या करना है, A1 गिवन है, मैंने इसको कंप्रेस किया, F फोर्स लगा के इसको कंप्रेस किया तो एक्सेलरेशन हुआ A1। तो हमें बताना है कि M2 का एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। इसका वो A1 हुआ, तो M2 को बताना है एक्सेलरेशन कितना होगा, A2 निकालना है, ठीक है। चलिए देखिए टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा। देखिए जब स्प्रिंग को हम इधर कंप्रेस करेंगे, अब यहाँ पे क्या होगा, फोर्स लगाने पे ब्लॉक पास जाएगा ना, तो कंप्रेशन होगा। तो जैसे स्प्रिंग को हम कंप्रेस करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा, जब कंप्रेस करेंगे तो फोर्स आउटसाइड वर्क करेगा। तो फोर्स आउटसाइड वर्क करने से क्या होगा, जो डायरेक्शन ऑफ टेंशन थी वो क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स द अटैचमेंट हो जाएगी, ठीक है। बस यही हमें याद रखना है कि जब स्प्रिंग को एक्सटेंड करते हैं तो आउटसाइड एक्सटेंड करते हैं तो इनसाइड फोर्स का डायरेक्शन होता है, और इनसाइड जब कंप्रेस करते हैं तो फोर्स का डायरेक्शन आउटसाइड हो जाता है, देखो बाहर की तरफ, है ना। तो ऑटोमेटिक अवे फ्रॉम अटैचमेंट से क्या कन्वर्ट हो जाता है, टुवर्ड्स द अटैचमेंट बन जाता है डायरेक्शन। ये इफेक्ट स्ट्रिंग में नहीं होता, स्ट्रिंग में कंप्रेशन होता ही नहीं है। जैसे कंप्रेस करेंगे तो स्ट्रिंग लूज हो जाएगी, ओके। ओनली स्प्रिंग में देखते हैं ये सब, है ना। चलिए ये डायरेक्शन है, अब इसके अकॉर्डिंग हमें सोल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल M1 को सोल्व करेंगे। M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, इस डायरेक्शन में टेंशन है T, राइट साइड में फोर्स F, एक्सेलरेशन है A1। नेट फोर्स इक्वल टू M F माइनस T इक्वल टू M1 A1। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। इस इक्वेशन में F गिवन है, M1 गिवन है, A1 भी गिवन है, T अननोन था तो T हमें यहां से मिल जाएगा, मिल गया T। अब सेकंड M2 का FBD बनाएंगे। टेंशन इधर वर्क कर रहा है, फोर्स T, एक्सेलरेशन A2 हमें कैलकुलेट करना है, तो T इक्वल टू M2 A2। इसमें T हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, M2 A2 निकल जाएगा, ठीक है। तो इस मेथड से हम यहाँ पर इस टाइप की जो भी क्वेश्चन उनको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है इतना, कर लो इसको नोट डाउन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, वो भी देख लेते हैं लास्ट। देखिए क्वेश्चन ऐसा आता है कि यहां पर एक स्ट्रिंग दे देंगे, और सपोज ये 2 kg लेता हूं, और यहां पर एक स्प्रिंग दे देंगे। उल्टा भी कर सकते हैं, स्प्रिंग भी दे सकते हैं, या ऊपर स्प्रिंग नीचे स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। इसको भी मैं ले लेता हूं, सपोज 3 kg ये दे दिया, सब इक्विलिब्रियम में। क्वेश्चन ये आता है कि इफ स्ट्रिंग कट, स्ट्रिंग को अगर कट कर दें, देन आफ्टर कटिंग दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, या अगर स्प्रिंग को कट कर दें तो आफ्टर कटिंग दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो पहले हम किसको कट करें, स्ट्रिंग को कट करके देख लेते हैं। दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, स्प्रिंग भी आ सकता है, स्ट्रिंग भी आ सकता है ना। तो इसमें लिख लेता हूं, व्हेन स्ट्रिंग कट, जैसे स्ट्रिंग को कट किया है, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ 2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 3। तो देखिए फर्स्ट बात तो ये कि जब कट नहीं किया था तब क्या था, क्योंकि देखिए स्ट्रिंग जहां से कट करते हैं ना वहां पर टेंशन 0 हो जाती है, ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे जब कट नहीं किया था तब क्या था। तो जब हमने कट नहीं किया था, तो अगर हम इधर देखें टेंशन, इसको मैं T1 बोल देता हूं, तो ये होगा 3 kg के अकॉर्डिंग 3G, ठीक है। और यहां पर क्योंकि टेंशन है 3G, तो इधर भी होगा टेंशन सेम T1 3G, ठीक है। 3G इधर से मिल गया।
2 kg का वेट होगा डाउनवर्ड 2g, तो 2g और 3g दोनों मिलकर टोटल कितना हो गया डाउनवर्ड फोर्स 5g। तो यहां पर जो टेंशन होगा जो बाद में फ्यूचर में जीरो होने वाला है वो टेंशन T2 कितना होगा, वो टेंशन T2 होगा 5g। ये हो गया इनिशियल डायग्राम बिफोर कटिंग, कट करने से पहले। ठीक है, अब देखिए आफ्टर कटिंग क्या होगा, आफ्टर, अच्छा इसमें भी एक बात है, जस्ट कट करते हैं ना तब देखना होता है, मतलब ऐसा नहीं कि कट करने के बाद ये कंप्रेस होगा एक्सपेंड होगा वो सब नहीं सोचना है, जस्ट कट करने के बाद, जस्ट कट, जैसे ही कट किया जस्ट उस समय बताना एक्सेलरेशन, बाद में क्या होगा वो नहीं सोचना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर देखते हैं, जैसे ही कट किया हमने तो टेंशन T2 हो गया 0। ठीक है, T2 तो 0 हो गया है ना, तो T2 अगर 0 हो जाएगा तो 2 kg के बारे में अगर देखें हम, 2 kg का डायग्राम देखें तो 2 kg का फ्री बॉडी ये बनेगा। 2 kg पर अपवर्ड तो कोई फोर्स बचा नहीं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में टोटल फोर्स था T1 प्लस 2g, मतलब 3g प्लस 2g कितना 5g। तो इसके अकॉर्डिंग इसका एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड, अपवर्ड तो कोई फोर्स नहीं रेस्पॉन्सिबल, इसको मोशन के लिए डाउनवर्ड ही होगा। यहां से निकाल लेंगे नेट फोर्स इक्वल टू ma कर देंगे, 5g नेट फोर्स 5g इक्वल टू 2a। यहां से सॉल्व करके a का वैल्यू आ गया 2.5g या 5/2 इंटू जी, इतना एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन 3 kg के बारे में बताओ। तो अगर हम 3 kg के लिए देखें तो 3 kg का सेल्फ का जो वेट है वो तो है 3g, और 3 kg पर अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगा हुआ है वो है T1। T1 कितना है, ये भी 3g है, T1 भी 3g है। तो यहां पर नेट फोर्स कितना है 0, तो नेट फोर्स इक्वल टू ma करोगे तो एक्सेलरेशन कितना आएगा 3 का, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। इसका मतलब जैसे ही कट करेंगे तो क्या होगा, कट करते ही ये नीचे जाएगा, ये यहीं पर रहेगा, फिर बाद में ये डाउनवर्ड मोशन के कारण स्प्रिंग में टेंशन चेंज होने से फिर दोनों नीचे जाएंगे। ठीक है, लेकिन जस्ट करते समय ऐसा इफेक्ट होगा, ये यहीं पे रहेगा, 2 kg नीचे आएगा। ठीक है, समझ गया चीज। तो ये इस टाइप से हमें एक्सेलरेशन निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर कट जो टेंशन है वो कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन दूसरा आता है ये एज इट इज है, इसको हम कट करेंगे तो क्या होगा, तो हम सोच सकते हैं इसके बारे में, है ना। तो बस ये अप्रोच याद रखना, जहां पर कट करेंगे वहां पर टेंशन 0 करके फिर हमें सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए, ये डिफरेंट टाइप के वेरिएशन थे स्प्रिंग में, ये आने चाहिए सब। ठीक है, नोट डाउन करो फिर डीपीपी ट्राई करना। ओके।